तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जर्नल कहने का मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिफाइन जर्नल क्या कर रहे हैं, मतलब सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहने का मतलब इसको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, ताकि हम कुछ चीजों को भूल ना पाए, हमने क्या किया, उन चीजों को एक सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके जब हमने रिकॉर्ड किया, दैट इज कॉल्ड जर्नल, है कि नहीं। तो ये हमारा जर्नल हो गया। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। अब जर्नल को कितने भागों में बांटेंगे यहाँ पे, तो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे बात कर रही है स्पेशल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज मैंने छोड़ा हुआ था, तो एग्जाम का क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे स्पेशल बुक्स कुछ होते हैं, तो इसको मैं आपको बता दूंगा, लाइक परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है ना। उसके बाद कैश बुक होगा, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ऐसे करके मैं आपको बता दूंगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा ट्रायल बैलेंस। जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ाना है, आगे मैं ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए पढ़ाया जाता है, कि हमें पता चल सके कि हमने जो अकाउंट पीछे बनाया हुआ है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे क्लास में जब बैठेगा ना, कुछ समझ में ना भी आए ना, तो वर्ड पे सिर्फ फोकस करिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। सोचिए आप यहां से पटना जा रहे हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप सोच कर देखिए यहां से आप पटना जा रहे हैं, 4 घंटे आज भी टाइम लगते हैं, 4 घंटे 5 घंटे। अगर बगल वाला से आप अननोन हो ना, तो आज के डेट में क्या होता है, मोबाइल कान में लगाते हो आप, यहां से या बुक अगर के आप शौकीन हो नोबेल वगैरह के, तो आप नोबेल पढ़ोगे, आप मोबाइल देखोगे और सीधे यहां से पटना निकल जाओगे, एक बार हाय हेलो तक नहीं करोगे, यही होगा ना। कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो ना बगल वाला आपसे पूछने जाएगा, ना आप उससे पूछने जाइएगा। लेकिन अगर आपसे जान पहचान का कोई व्यक्ति अगर उसी सीट पे बैठा मिल गया तो क्या होगा, मतलब आपको जान पहचान का मतलब मैटर क्या करता है कि जान पहचान होना चाहिए। यानी कि आपको समझ में नहीं भी आएगा ना, अगर आपने वर्ड सुना है ना, जैसे मैं इसके पहले वाले क्लास में मैं क्लास ले रहा था, उसमें बहुत ऐसे वर्ड थे जो आपको, वो भी तो अकाउंट ही पढ़ा रहा था जो आगे आने वाला है, तो उस वर्ड को सुन के ना बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आपको लगा अरे ये तो उस दिन सुना ही हुआ था। तो उससे क्या होना है, अंदर से जो होता है ना पॉजिटिव माइंड हमारा क्या होता है, ये कहता है कि ये हमारे लिए इजी है। मैंने इसलिए आपको बैठने के लिए इस क्लास में बोला था, ठीक है ना। तो जैसे कि ट्रायल बैलेंस अभी मैंने बोला, तो आपको मैंने कुछ देर पहले ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है नहीं पता है आपको, लेकिन आपने सुना था ना भाई ट्रायल बैलेंस कुछ होता है, तो वो चीज यहां पे। तो कुछ एरर्स ऐसे हैं। ट्रायल बैलेंस का रूल क्या होता है, और वैसे अकाउंट का ही रूल क्या होता है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, ट्रायल बैलेंस में सबसे बड़ा यूज होने वाला है कि डेबिट और क्रेडिट जब इक्वल होगा तो हम ये मानेंगे कि हमारा अकाउंटिंग लगभग लगभग सही जा रहा है, नॉट 100%। ऐसा नहीं कि डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया तो हमारा अकाउंट 100% सही है, 100% नहीं, लगभग लगभग सही है। लेकिन अगर यहां पे मान के चलिए आ गया 1 करोड़ रुपया आ गया, डेबिट में आपको 1 करोड़ रुपया है और यहां पे आपको 99.99 लाख रुपीज यहां पे है, बहुत कम रुपए का डिफरेंस है ना, माइनर का डिफरेंस है। फिर भी आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये ट्रायल बैलेंस जो आपने बनाया है ना, इसके बेस पे आप कह सकते हो कि आपका अकाउंटिंग सही नहीं है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो आपने ट्रायल बैलेंस को कह दिया क्या कि ट्रायल बैलेंस आपको बता दिया कि अकाउंटिंग आपका सही नहीं है। लेकिन पूरा 100% मैच कर जाने के बाद भी आप ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपने जो अकाउंट बनाया है वो 100% सही है। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हैं, वही यहां पे बात कर रहा है। उस एरर्स के बारे में बताइए, व्हाट आर द एरर्स दैट कैन नॉट डिस्क्लोज्ड इन द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें नहीं पकड़ा जाता। जैसे मान के चलिए आपने क्या हुआ कि आपका डेटर था कितना, सोचिएगा, डेटर था आपका 1 लाख और आपका क्रेडिटर भी गलती से कितना था 1 लाख। डेटर क्या है हमारा, एसेट्स है। कल मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि एसेट्स हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। अब आपने क्या कर दिया, इस डेटर को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया और क्रेडिटर को क्रेडिट करने के बजाय आपने क्या कर दिया। लेकिन फिर भी क्या डेबिट और क्रेडिट में कोई अंतर आएगा, क्योंकि 1 लाख से आपने इधर भी कर दिया, 1 लाख से आपने उधर भी कर दिया। तो जिसको कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं, क्या कहते हैं,
कंपनसेटिंग, कंपनसेट करना मतलब क्या होता है? भरपाया करना, क्षतिपूर्ति करना। मतलब अगर अंतर आ भी रहा था तो सेम वैसी गलती एक बार और हो गई और उससे क्या हो गया, दो गलती मिलके, दोस्त आपके कंपनसेट करते ना घर पे जाके, कहां था? इनके घर था, तुरंत आपने मैसेज किया, बोल देना मैं तेरे घर था, दोस्त के पास फोन किया, तेरे घर था, हो गया। यहां पे गलती कितना हुआ? दो, कंपनसेट किया एक दूसरे को, है कि नहीं? तो वही हो गया आपको कंपनसेटिंग एरर्स। तो इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर देंगे। नंबर 3 है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल इनकम एंड रिवेन्यू इनकम। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो कैपिटल को हमेशा आप लोग क्या समझिएगा, यहां पे क्या कैपिटल मतलब समझिएगा ये क्या है, ये कोई ना कोई बड़ा चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और बड़ा चीज क्या, बड़े लोग क्या होते हैं, रोज आते हैं क्या? रोज आने लगे तो क्या आएगा बड़ा? मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। पहले हमारे गांव में मुखिया जी आते थे, ऐसा लगता था मुखिया जी आ रहा है, उनके पीछे हमारे गांव के 10-12 लोग घूमते थे, जहां जाते थे मुखिया जी के पास भीड़ इकट्ठा हो जाता था। तो कहीं वीडियो गलती से देखेगा तो मतलब बुरा भी मान, खैर बुरा मान जाएगा, घर के लोग हैं। अब दिक्कत क्या है कि हमारा गांव तो भागो बटा उत्तरी सुगांव दक्षिणी सुगांव, दोनों के मुखिया हमारे अपने घर के। ये लोग हाँ सर, क्योंकि ये लोग भी सही बात बता रहे। तो अब ऐसा है कि वो लोग फोन करते हैं, हमारे साहब आज वो ना मिलबो, ये सिचुएशन हो गया केहू ना, तो वही हाल है, देखिए ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं ना बार बार नहीं आते हैं, जब बार बार आने लगे तो बड़े लोग नहीं बन जाते हैं। समझिएगा चीजों को। यहां पे क्या कैपिटल इनकम का मतलब हो गया कि वैसे इनकम, समझिएगा मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल इनकम का मतलब वैसा इनकम जो हमारे जनरल बिजनेस से ना आए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते 6 सेमेस्टर आपने बहुत बढ़िया से आपने पढ़ाई कर लिया। 6 सेमेस्टर पढ़ाई करने के बाद आपका क्या हुआ, मैं लगातार सारे के सारे सेमेस्टर्स आपको कंप्लीट ऐसे ही मोटिवेट करके जबरदस्त पढ़ा के और लास्ट में आपको इतना नॉलेज देके मैंने भेज दिया कि आप वाकई में किसी बढ़िया कंपनी में गए, आपने इंटरव्यू दिया और आपको बहुत अच्छा जॉब लग गया। जॉब लग गया, आप खुश हो गए कि बताओ यार एमएस कॉलेज से पढ़ गया, हमारा इतना बड़ा जॉब, इतना अच्छा पैकेज हो गया। आपने सोचा चलो यार सर के साथ जिस रूम में करकट के रूम में बैठे थे, एक काम करते हैं, सर को सबको मिलकर एक काम करते हैं, एक रूम गिफ्ट करते हैं कि सर आप इसी में पढ़ाइएगा आगे। और मतलब ज्यादा अमाउंट है भाई। एक बात बताओ, एमएस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 50 है। हमारे एलएनडी वाले भाई चले गए क्या? अभी चले गए। तो उसमें भी 50 को बच्चा है। चलिए हम एक काम करते हैं, मोतिहारी में कोई बीबीए का स्पेशल बैच प्राइवेटली नहीं चलाता है कि नहीं, कोई अलग से बीबीए का कोई भी स्पेशल बैच नहीं चलाता। मैं यहाँ पे चलाने लगूं भाई, 70 बच्चों का अगर मान के चलिए 20-20 लाख के पैकेज पे सिलेक्शन हो गया, कौन सा बड़ा चीज है? तो है कि नहीं है? तो वही चीज, तो आपने क्या कर दिया, मुझे डोनेट कर दिया, तो क्या वो डोनेशन मुझे रोज मिलता है? तो वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल इनकम, है कि नहीं? मुझे लगा कि नहीं यार अभी क्लियरिटी नहीं आ रहा है मेरे कैमरे में, मैंने सोचा अभी भी इस कैमरे को बदल दो। मैंने इस कैमरे को बेच के इससे मेरे पास पैसे आ गए। तो क्या ये हमारा रेगुलर इनकम है? मैं यहां पे इसलिए तो नहीं आया कैमरा बेचूंगा पैसे कमाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, मेरा बिजनेस है। तो वहां से अगर कोई इनकम आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन एक होता है रिवेन्यू इनकम। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, अगर फीस चार्ज कर रहा हूं तो एक ट्यूशन टीचर के लिए फीस क्या होता है, उसका रेगुलर इनकम होता है। तो एक तो वो हो गया, प्लस हाँ रिवेन्यू इनकम हो जाएगा वो। तो यहां रेगुलर कर रहा हूं कि मतलब जो बार बार आए हमें, है कि नहीं, जो रिपीट होता है, एटलीस्ट साल में एक बार तो आ ही जाए, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। ध्यान रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो अभी नहीं बताया, उस चैप्टर पे चल के बेसिक आपको बताएंगे, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन बिल। क्या था ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेलर और परचेजर के बीच का क्या होता है, कड़ी होता है ये बिल। क्या होता है कि कोई भी सेलर अपने गुड्स को क्या करता है, जब किसी परचेजर को बेचता है क्रेडिट पे, तो वहां पे क्या होता है, परचेजर कहता है कि भैया हम आपको 10 दिन बाद पैसे देंगे, सेलर कहता है कोई बात नहीं, हम एक क्या कर रहे हैं, नोट लिख रहे हैं, उस पर आप सिग्नेचर कर दो। तो सेलर नोट को लिखता है, परचेजर उसको क्या कहता है, अप्रूव कर देता है कि हाँ मैं आपको 10 दिन बाद
दे दूंगा। तो दैट बिल इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या हो जाता है, किसी के लिए बिल्स रिसीवेबल और किसी के लिए बिल्स पेबल। तो किसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसको उस बिल के बदले पेमेंट रिसीव होने वाला है वो बिल से रिसीवेबल, मतलब सेलर को उस बिल के बदले पेमेंट रिसीव होने वाला है तो बिल से रिसीवेबल हो जाएगा। और जिसको बिल्स पे करना है यानी कि परचेजर उसके बदले बिल्स पे करेगा, तो इसलिए। फिर यहां एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक तो ये रिटेन में होता है, बैठिए ना, ठीक है। सुनिए लोग, अब यहां पे कह रहे हैं कि अब इसको भी याद नहीं करना है आपको। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सुनिए, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अभी तक मैंने ये जो कहानी बताया इससे एक दो बात तो साफ हो गई कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा रिटेन फॉर्म में होता है। दूसरा चीज, बिल फीचर के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा चीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसको लिखता कौन है, सेलर। अप्रूव कौन करता है, परचेजर। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था ये एकदम क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशन ऐसा कोई नहीं, कंडीशन हो सकता है बट कोई ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सेलर ने परचेजर को क्या किया, सामान बेचा। परचेजर बोला कि भाई ऐसा है कि जिस दिन टिल्लू की शादी बिल्लू से हो जाएगी उस दिन के 10 दिन बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। अब ये जरूरी है कि उन दोनों की शादी होगी, ये जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। तो इसलिए वो हमारा वो कंडीशन हो गया जो जरूरी नहीं है कि 100%, तो वो हमारा फीचर नहीं होगा। मतलब सर्टेन होना चाहिए कि ये जो आपने कंडीशन रखा है वो पक्का होना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जिस दिन टिल्लू मरेगा ना उसके 10 दिन बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते टिल्लू अगर एक्सीडेंट से मरेगा तो हम पेमेंट करेंगे, क्या कि जरूरी एक्सीडेंट से मरेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है जहर खा ले पहले, है कि नहीं। देखिए, तो ये चीज हो गया। सुनिए प्लीज, उसके बाद देखिए प्लीज, उसके बाद देखिए रिसेट। आप सुनिएगा, यहां पे मैंने कल एक चीज बताया था। देखिए क्वेश्चन ये जो आपके है ना, आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, इक्वल वैल्यू एनी 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप देखिए ना, अभी तक 5 क्वेश्चन हुआ ना, आप आसानी से, मैं पढ़ाऊंगा अगले 2 दिन में 5 के 5 क्वेश्चन लगातार आंसर कर दीजिएगा। छठा क्वेश्चन है जिसका आंसर देखिए, लेकिन याद करिएगा जो चीजें आपको बनाने के लिए हो, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हो, उनको आप भरसक प्रयास करिएगा टच करने का, क्योंकि उसमें एक भी नंबर आपके काटे नहीं जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्लास में सीरियस होना पड़ेगा, है कि नहीं। यहां पे क्या है, कह रहा है कि रिसेट द आइटम इन द ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग। मतलब जो गलतियां हुई है उनको सुधारना है और सही फॉर्म में आपको लिखना है। मैंने कल आपको बताया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे है ना, वैसे ही आपको क्या होता है भाई, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें। और चारों को बैलेंस बीडी के बारे में, बैलेंस सीडी के बारे में हमने कल आपसे डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि एसेट्स का बैलेंस बीडी हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट होता है, इनकम का हमेशा क्रेडिट होगा और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट होगा। इसी को कह रहा है कि सजा देना है। तो हमें नेचर पहचान लेना आइटम को और उसको लिख देना है, ये हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। आप इसको देखिएगा तो कह रहा है कैपिटल, कैपिटल सही बात है, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों का नेचर सेम होता है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, तो ये सही है, इसमें कुछ भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। बट आगे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, हमारा एसेट्स है। और एसेट्स कहां होता है, डेबिट साइड में होता है। ये कहां दे दिया है, इसको काटिए और यहां पे क्या लिख दीजिए, 7000। समझ में आया, यही करना है, यही आइटम है, सिर्फ आप लिख दीजिएगा, कितना आसान हो जाएगा। और फ्री के 16 नंबर, नहीं तो आप 16 नंबर में सोचिए ना, आप सोचिएगा, कहा जाता है ना अपने आगे बीता से नाप के नंबर दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। मतलब आपको लिखना पड़ेगा 2 पन्ने 2.5 पन्ने, 16 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा 1.5 पन्ने ना, तो उससे बेहतर है। फिर आप देखिए यहां पे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, मैंने बताया था। रिटर्न इनवर्ड मतलब जो रिटर्न होकर वापस आ रहा है, मतलब हमने सेल किया था, सेल रिटर्न है, तो सेल इनकम होता है तो क्रेडिट होना चाहिए, तो सेल रिटर्न इसका अपोजिट होगा, डेबिट होगा। तो देखिए, तो रिटर्न इनवर्ड कहां दिया है, उधर दिया है, क्रेडिट में, क्या क्रेडिट होगा, वो डेबिट होना चाहिए। तो इसको आप कर दो
300 यहां। तो जब ये रिटर्न इनवर्ड जब डेबिट होगा तो रिटर्न आउटवर्ड पक्का होगा, उसका अपोजिट होगा। तो उसको यहां से काटिए, यहां पे बिठा दीजिए है। फिर अगला क्या कर रहा है हमारा, सेल। सेल आपका इनकम होता है, यहां भी गलत दिया है, इसको क्या कर दीजिए 68,000। परचेज है, सही दिया है। तो जो सही दिया है उसको कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बहुत आसान आएंगे। जर्नल एंट्री भी इसके बाद मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा। फिर यहां पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक है तो क्या होगा ये, फिर क्या होगा यहां पे कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड जो भी है, कैरेज हमारा खर्च है और खर्च हमेशा क्या होता है हमारा डेबिट होता है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड ये भी तो खर्च है, कहां आएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहां जाएगा हमारा, डेबिट में आएगा। तो यहां क्या दे दिया है क्रेडिट में, क्योंकि ये सेट्स है तो डेबिट में आएगा। कैश एट बैंक भी हमारा डेबिट में आएगा, क्योंकि अगर ये क्रेडिट में होता तो यहां पे ओवरड्राफ्ट लिखता, ना कि कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कहने का मतलब कि हमारा कैश बैंक में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यानी कि वो हमारा एसेट्स, और एसेट्स कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं हो सकता। फिर अगला कर रहा है वेजेज, ठीक है खर्च है, डेबिट में होना चाहिए। सैलरी गलत दिया है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए क्या कोई बिजनेस सैलरी कमाता है, बिजनेस सैलरी देता है। तो सैलरी यहां पे क्या होगा 3,000। यहां पे क्या कर रहा है फर्नीचर, ये एसेट्स है, कहां आएगा यहां पे आएगा। फिर मशीन हो जाएगा 5,000, सही है। पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है हमारा, पोस्टेज खर्च होगा, नहीं होता है कहीं पोस्ट वगैरह करते हैं उसके लिए कुछ कागज वगैरह जो रहता है, तो एक तरह से क्या होता है हमारा डेबिट होगा, तो सही है। नहीं यहां पे आइए 600। रेंट सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव करने मतलब हम कहीं से सामान खरीद रहे हैं और सस्ते में खरीद रहे हैं, मतलब हमारे लिए एक तरह से इनकम होगा। इनकम होगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन ये कहां दिया हुआ है डेबिट में, तो इसको काटिए और यहां लिख दीजिए। और डिस्काउंट अलाउड यहां है तो इसको कहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, है कि नहीं। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा। और उसके बाद क्या करें, डेटर्स कहां है, यहां हो जाएगा। फिर रिजर्व फंड, अब बताइए, यही चीज मैं अभी पढ़ा रहा था ना, आप लोग बाहर गए हुए थे, मैं इसी प्रोविजन और रिजर्व के बारे में बात कर रहा था। कुछ समझना ही नहीं है, मैंने एक ही लाइन में बोला था कि प्रोविजन और रिजर्व हमेशा लायबिलिटी होता है। हाँ थोड़ा सा अब इसी चीज को आप जाने होते यहाँ पे मैं बता दूंगा, क्योंकि रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। मैंने बोला था ना, जब आप ज्यादा पैसे कमाने लगोगे तो आपको भी मन में होगा, आपके मन में भी, कि हम कुछ पैसे जमा कर लेते हैं ताकि भविष्य में कभी कोई घटना हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, या कोई महंगी सामान हमें खरीदने की जरूरत हो तो वहां पे कम से कम किसी से कर्ज तो नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि प्रॉफिट का ही पार्ट होता है हमारा रिजर्व। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, लायबिलिटी वाला, बताया था ना। तो इसलिए हमारा क्या होगा, रिजर्व भी हमारा क्या होगा, रिजर्व फंड भी लायबिलिटी होगा। और लायबिलिटी कभी भी डेबिट में नहीं आएगा, हमेशा कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल, अभी तो बताया मैंने, जो रिसीव होने वाला है, मतलब हमारा एसेट्स है, और एसेट्स है तो ये डेबिट होना चाहिए, दिया है क्रेडिट, इसको भी गलत काटे, हो गया। इसमें दुनिया का कोई ताकत आपको 16 नंबर से 1 नंबर कोई कम नहीं दे सकता। हो गया, सॉल्व हो गया। ये सिर्फ आपको पहचानना है, वही चीज मैं बोल रहा हूं। आपका लेवल ऐसा नहीं कि आपको अकाउंटेंट नहीं बनाना है ना, आपको अकाउंटेंट नहीं बनाना है। सुनिएगा, आप सबसे पहले जिस कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स का गोल देखिए, क्यों कोर्स आपको क्यों कराया जा रहा, आपको मैनेजर बनाना है। और आपके अंदर में अकाउंटेंट होंगे जिनके पास ये सारा का सारा बनाने का जिम्मेवारी होगा। आपको बस अकाउंटेंट क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बना कर दिया रहेगा, आपको समझना है। हाँ इतना नॉलेज तो होना चाहिए, गलती से उसने अगर इधर उधर बना दिया है तो आप पकड़ तो लीजिएगा। इसलिए आपको समझाया जा रहा है, ये नहीं कहा जाएगा कि आप ट्रायल बैलेंस बनाइए। कहां आपको एडजस्टमेंट के बारे में बातें किया जा रहा है। अरे जर्नल एंट्री कौन बनाएगा, आप थोड़े ना बनाओगे। आपको बेसिक जर्नल एंट्री यहां पे सिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सको, सिर्फ जर्नल के अकाउंटिंग के इस लैंग्वेज को समझ सको, बस इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर सुटेबल कैश बुक। अब यहां पे देखिए कैश बुक जहां भी है ना, इसको क्या मान लेना है आपको, कि क्या बनाना है हमें, कैश अकाउंट बनाना। मैं समझाऊंगा इसको। कैश बुक जहां भी बात है तो आपको क्या बनाना है,
कैश बुक मैंने बताया ना, जहां पे यहां पे अकाउंट का बात है, कल हमने बात किया था ना, जहां अकाउंट का बात है समझिएगा वहां पे किस चीज का रूल अप्लाई होगा, लेजर का। लेजर में मैंने क्या बोला, कोई भी अकाउंट बनाए, इसीलिए मैंने बोला कि जो रूल बताऊंगा ना विदाउट जर्नल जब पढ़िएगा ना तो अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो नॉलेज मिलता है उससे। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे किसका रूल अप्लाई होगा, लेजर का। और लेजर में मैंने बोला था जो भी अकाउंट बनाने जाओ पहले उसके नेचर के जान जाओ। कैश अकाउंट क्या है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, हमेशा एसेट्स होगा। तो जैसे आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि सर कैश अकाउंट बनाना और ये एसेट्स है, तो पक्का है कि कैश अकाउंट का दो ही जगह पे रिफ्लेक्शन होगा। एक तो अगर कैश अकाउंट किसी भी कारण से बढ़ रहा है उसको किस साइड लिखना है, और किसी भी कारण से घट रहा है किस साइड लिखना है, उसके रीजन को डेबिट। लेकिन क्या कैश अकाउंट अपना नाम अपने बुक्स में लिखे, कल बताया था ना, हम हमेशा किसका नाम रखते हैं, सामने वाले का, अपोजिट वाले का। तो जिस कारण से हमारा कैश बढ़ा, जिस कारण से हमारा कैश घटा, उसको लिख देंगे। देखिए मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं आपको, लेकिन सिर्फ इस भाषण से आप आसानी से अब देखिए, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अपने आप को क्या बनाना है सबसे पहले, बिजनेस। हम हो गए कौन, बिजनेस। अब जैसे हमने बिजनेस, हमारे मालिक ने स्टार्ट करा, हमारे पास क्या दिया, हमारा कैश बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, कौन दिया, रीजन पूछेंगे ना, ऑनर दिया। ऑनर कुछ भी देता है तो ऑनर के बदले क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो हम कैपिटल को क्या कर देंगे, यहां पे डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे, 50,000। कौन सा टफ चीज इसमें है। दूसरा कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई डिपोजिटिंग, एक एसबीआई बैंक में हमने अकाउंट डिपोजिट करके हमने बैंक अकाउंट ओपन किया। तो हमारा बैंक से छोड़िए नाता नहीं है। यहां पे क्या होगा, अब देखिएगा कुछ चीजें है ना, कि ये जो कैश बुक बनाया जाता है ना, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कैश अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं। पहले आप कैश अकाउंट समझ लीजिए। कैश बुक में क्या होगा कि इन सब चीजों का एंट्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैश बुक जो होता है ना, वो बैंक और कैश दोनों के लिए बनाया जाता है। कैश और बैंक दोनों के लिए बनाया जाता है। कैश बुक को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होगा, एक डबल कॉलम कैश बुक होगा, और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक कहने का मतलब कि जिसमें बैंक और कैश दोनों का अमाउंट एक ही कॉलम में आएगा। एक होगा डबल कॉलम कैश बुक जिसमें आपको बैंक का अलग होगा और कैश का अलग होगा। एक ट्रिपल कॉलम होगा जिसमें आपको डिस्काउंट भी शो करना होता है। ठीक है, तो हम कैश बुक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कैश अकाउंट हम समझ लेते हैं। तो कैश अकाउंट में कहने का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, सिर्फ कैश के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम बैंक में जब जमा करेंगे, जब हम बैंक में जमा करेंगे तो हमारा कैश बढ़ेगा कि घटेगा, क्या बात कर रहे, बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा। फिर मैंने क्या बोला, कैश बुक के बारे में जब बात करिए, कैश अकाउंट के बारे में बात करिए, सिर्फ कैश के बारे में सोचिए। तो आपके पास से कैश बढ़ेगा कि घटेगा, आपका बैंक बढ़ेगा। तो बैंक से क्या फर्क है, हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं क्या, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं भाई। तो यहां पे कैश हमारा घटेगा, और घटेगा तो कहां लिखेंगे, क्यों घटेगा सर, क्योंकि बैंक के कारण घटेगा। तो यहां पे क्रेडिट में हम बैंक अकाउंट लिख देंगे, है कि नहीं। हमारा अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन, अगला कर रहा है रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। इससे कोई फर्क हम पे, कोई फर्क सोचिए कैश पे, मतलब हमने गुड्स रिसीव किया मोहन से, हमने परचेज किया उधार में। कैश बढ़ा चाहे घटा, कुछ भी नहीं बढ़ा, क्योंकि क्रेडिट के केस में कैश होता ही नहीं है। कैश हो जाता तो क्रेडिट होता ही नहीं, तो मतलब इसका हम कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर। फिर अगला कर रहा है परचेज इन कैश। अब हमने नगद खरीदा तो हमारा क्या होगा, कैश बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा सर, क्योंकि परचेज किया, तो डेबिट में लिख देंगे हम परचेज अकाउंट। फिर अगला कह रहा है सोल्ड इन कैश। अब हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहां पे हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो क्या बहुत ज्यादा टफ है। अब आप लिखिएगा तो फिर मैं बता रहा हूं, हो सकता है लैंग्वेज इधर उधर हो जाए, हो सकता है कोई पॉइंट आप मिस कर जाओ, लेकिन जब आप बनाइएगा ना कुछ भी आपको गलत होने वाला नहीं है। अब लिखिएगा तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, हो सकता है आधे घंटे पौन घंटे एक क्वेश्चन को लिखने में लग जाएंगे, और बनाइएगा तो 5 से 10 मिनट में बन के क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन बन के तैयार है। कोई भी आप उठाइए ना, लिखिए ना विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यहाँ पे कैश का चर्चा नहीं है, तो क्या इसमें कुछ करेंगे, अरे भैया तो क्या ईंटा खपड़ा निकालते हैं, बैंक से कैश ही तो निकालते हैं। ये भी समझना है इसके पीछे की कहानी, कि हमें कह रहा है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने निकाला, बैंक से क्या निकलता है, एक ही चीज निकलता है बैंक से, कैश।
तो मतलब हमारा कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा। तो वहां पे क्या हो, कैश बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कहां से आया कैश, ये बैंक से आया। बैंक कोई भी उठाकर देख लीजिए, पेड सैलरी बाय चेक, कैश पे कोई इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। हमने चेक दे दिया, बैंक घटा होगा भाई, वो बैंक का मैटर है। बैंक अकाउंट बनाएंगे तो देखेंगे, समझ में आया। अब मैं बैंक कैश अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं, कैश बुक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कैश बुक के बारे में बात करूंगा जब समझा दूंगा तब, लेकिन मैंने अकाउंट के बारे में कल जबकि नहीं समझाऊंगा आप लोगों को पूरा अच्छे से। फिर भी क्या कोई टफ है, तो चीजों को समझिएगा तो बहुत आसान, कुछ याद नहीं करना है। फिर अगला कह रहा है क्या यहाँ पे, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शंकर। अब देखिएगा यहाँ पे शंकर के बुक्स में, बताइए ना, परचेज इन क्रेडिट में होगा, हाँ बिल्कुल, ओ सॉरी, वेरी गुड, परचेज किया तो बिल्कुल, और सेल किया तो बढ़ा तो बिल्कुल ये सेल यहां होगा। थैंक यू, बिल्कुल मैंने कल बोला था ना, आप लोग पूरा, आप लोग हाँ परचेज किया तो पैसा घटेगा ना, है ना। और नहीं तो कल वाला रूल अप्लाई कर लीजिए ना, मारपीट वाला। क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सुनिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, कल मैंने क्या बताया था आपको, परचेज टू कैश। सुनिए ना, परचेज टू कैश, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। किस साइड है, क्रेडिट साइड है, जाएगा क्रेडिट साइड, नाम किसका लिखेगा, परचेज का। आया समझ में, हो गया। तो ये वाला, इसमें कह रहा है नेसेसरी अकाउंट बनाइए, तो मैं ये बता दूंगा, ये जर्नल एंट्री पे डिपेंड करता है। अब यहीं पे आया जर्नल लेजर विदाउट जर्नल, यहां पे कह रहा है शंकर अच्छा ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, कंसाइनमेंट भी आता है, कंसाइनमेंट भी आता है। कंसाइनमेंट का नाम कभी सुना आप लोगों ने, सुना ही नहीं है, आपके बारे में बात नहीं कर रहे भाई, आप चुपचाप रहिए। कंसाइनमेंट का नाम सुना आप लोगों ने, बीबीए, क्या होता है कंसाइनमेंट, अरे बताइए, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, हम जाने तो सही आपका नॉलेज का लेवल क्या है। अरे ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में बस यही बताए थे अच्छा दिमाग में नहीं। देखिए कंसाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, ताकि बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आज के डेट का सबसे फेमस बिजनेस है कंसाइनमेंट बिजनेस। खास करके आप जब नए बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप भरसक प्रयास करोगे कि इस बिजनेस को अपनाने का। क्यों, क्योंकि देखो कंसाइनमेंट बिजनेस करने का मतलब कि मैं यहां पे प्रिंसिपल हो गया, मैं यहां पे मालिक हो गया, मैं यहां पे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता हूं और प्रोडक्ट को बेचता हूं। मैंने देखा कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। दिल्ली के कुछ लोग यहां पे घूमने आए थे हमारे यहां मोतिहारी, उन लोगों ने भी मेरे प्रोडक्ट को यूज किया, उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने बोला भाई ये प्रोडक्ट आप वहां पे करो, कहां पे, दिल्ली में करो, जम के बिकेगा। अब मैंने सोचा भाई वहां के बारे में नॉलेज मुझे नहीं है, समझिएगा, सुनिए ना, अरे हम बताना शानदार तरीका। अब वहां के बारे में मेरे पास तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, दिल्ली के बारे में ना, वहां के लोगों के बारे में मुझे पता है कि किसका नेचर क्या है कि नहीं है। तो फिर मैं डायरेक्ट सोचूं कि वहां पे जाके अपना एक क्या कर रहा हूं, ब्रांच डाल रहा हूं, तो कहीं से भी एक न्यूली स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस के लिए सही नहीं होता है। सही क्यों नहीं होता है, मान के चलिए मैं 2 आदमी के कहने पे यहां से जाके ब्रांच वहां पे डाल भी दूं, मैंने यहां से जाके वहां पे ब्रांच डाल दिया, क्या भरोसा कि वहां पे मेरा प्रोडक्ट सक्सेस हो जाए। देखिए प्रोडक्ट सक्सेस हो भी जाए तो 1 साल 2 साल बाद होगा, ये 2 साल का खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि आप अपना ब्रांच डालोगे तो आपका ब्रांच एक्सपेंस, आज के डेट में आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है, रेंट परमानेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिए, एटलीस्ट एक स्टाफ चाहिए जो सब कुछ हैंडल कर सके, ऑलराउंडर चाहिए, है कि नहीं, जो साफ सफाई भी कर सके उसी मन से और अकाउंट भी मेंटेन कर सके उसी मन से और लोगों को वो सामान मतलब हर काम कर सके। वही खर्चे लगेंगे कि नहीं लगेंगे पता नहीं, आपका बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन ये खर्चे आपके मानने वाले नहीं है। तो वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। यहां पे क्या किया गया कि हमने देखा कि चलो लोग अगर हमारे प्रोडक्ट का डिमांड वहां पे कर रहे हैं तो एक काम करता हूं, वहां के जो पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है कुछ, उन एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन से मैंने कांटेक्ट करा,
हमारे से रिलेटेड प्रोडक्ट को जो लोग बेचते हैं, मैंने उनसे जाकर बोला सर ऐसा है कि आप ये प्रोडक्ट तो बेच ही रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट भी आप मार्केट में ट्राई करिए और बेचिए, जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा आपका रहेगा, बाकी आप हमको भेज दीजिएगा। फिर उसने ये कहा, अब नया प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जिसका कोई नाम तक नहीं जानता, कोई भी बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग है, क्यों रिस्क लेगा आपके प्रोडक्ट को लेके? फिर वो बोलेगा भैया ऐसा है कि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है कि मैं आपके प्रोडक्ट को खरीद के अपने पास रख सकूं। तो इस बिजनेस में क्या होता है, दो पार्टी अवेलेबल होते हैं। एक पार्टी कौन होता है, कंसाइनर, और दूसरा पार्टी कौन होता है, कंसाइनी। यानी कि मैं जिससे बात कर रहा हूं दिल्ली में, मैं दिल्ली में जिससे बात कर रहा हूं, जिस एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन से बात कर रहा हूं, उसको मैंने एजेंट बनाया और मैंने बोला भाई सुन, मैं जो भी प्रोडक्ट तेरे पास, जो भी गुड्स भेज रहा हूं ना, एक तो सबसे पहली बात कि तेरा कोई खर्च नहीं लगने वाला, पहला चीज, ना लाने का ना ले जाने का। दूसरा चीज, प्रोडक्ट खराब भी होता है तो टेंशन ना ले, वो भी किसका जिम्मेवारी है, मेरा। ठीक है, तू इसकी भी टेंशन ना ले कि मैं तेरे पास प्रोडक्ट भेजूंगा तू मुझे पैसे भेज, इसके लिए भी तू बेफिक्र है कि मैं जब भी प्रोडक्ट भेजूंगा तेरे पास, तू तब तक मुझे पैसे मत देना जब तक वो प्रोडक्ट तेरे पास बिके नहीं। जब तक वो प्रोडक्ट तेरे पास बिके नहीं तब तक तुझे मुझे पैसे देने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी तैयार हो जाएगा भाई? फ्री में अगर प्रोडक्ट मिल रहा है और बेचने के बाद पैसे देना, वो भी कमीशन के साथ, कौन नहीं तैयार होगा? यानी कि हमने क्या किया, अच्छा चलिए जा रहा है, कोई बात नहीं। यहां पे क्या हुआ, विदाउट कमीशन हम यहां पे कौन हो गए, प्रिंसिपल हो गए, यानी यहां एक्चुअल ऑनर ऑफ बिजनेस में हो गया, और मैंने इनको क्या बना लिया, अपना एजेंट बना लिया, जो मेरे ही प्रोडक्ट को बेचेंगे, मेरे बिहाफ पे, मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसमें पता है सबसे बड़ी चीज क्या है, और सब रिस्क का तो छोड़िए, प्रिंसिपल यह तक कहता है कंसाइनी को कि भाई तुम मेरा प्रोडक्ट अगर जरूरत पड़े तो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करो, उसमें भी जो बैड डेप्ट होगा उसका भी रिस्क तुम्हारा नहीं रहेगा, वो भी रिस्क मैं ही झेलूंगा। कौन एजेंट नहीं बेचना चाहेगा? क्रेडिट फैसिलिटी पे बेचेगा, पैसे वसूल करेगा, और उसके बाद वो अपना कमीशन काट लेगा, बाकी पैसे भेज देगा। इसी बिजनेस का नाम क्या होता है, कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार कंसाइनर के बुक्स में करना है और एक बार कंसाइनी के बुक्स में करना, और बहुत आसान है। ये कहानी आपने जो समझा ना, इस कहानी को मैं एक बार रिपीट कर दूंगा और बता दूंगा कैसे क्या होता है, तो आपके लिए कंसाइनमेंट जो बहुत बड़ा चैप्टर कहा जाता है, वो भी बहुत आसानी से आप, लेकिन जानते हैं क्या, कंसाइनमेंट के बारे में यहां पे लास्ट में एक पॉइंट देखिए, सब कहानी छोड़िए, लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। क्या कह रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, एक शब्द आ रहा है यहां पे, क्या आ रहा है ये, फिर वहीं से शुरू कर देते हैं। जहां अकाउंट आएगा वहां पे किस चीज का रूल अप्लाई होगा, लेजर का। सिर्फ हमको मतलब पहचानना है, हम जो भी अकाउंट बनाने जा रहे हैं, कि ये जो अकाउंट है हमारा एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है या लायबिलिटी है। अगर हम इन चारों में से नेचर पहचान लेंगे तो बढ़ रहा है घट रहा है के तौर पे क्या हमें अकाउंट बनाना बहुत टफ, कठिन होगा क्या? एकदम आसान होगा, एकदम इजी हो जाएगा ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट। तो ये आपका टॉपिक है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। आधे घंटे में भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आधा घंटा तो मैं आपको समझाते समझाते बिता दूंगा। लेकिन एक चीज है भाई, 16 नंबर लाने हैं आपको, 20% मार्क्स हर क्वेश्चन पे मिल रहा है, 40% पे तो आपको पास आउट हो गए। कितना है ना परसेंटेज के बारे में बात, 33% पे ना, बताइए 2 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर दीजिएगा तो पास होके आ जाइएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि पास होने का कोई वैल्यू है क्या? कंपटीशन बहुत खतरनाक है। क्या तो कॉलेज में सर को, सर गुड मॉर्निंग, सर अगर जय श्री राम से खुश होते हैं तो जय श्री राम, सर अल्लाह अल्लाह हाफिज, सब कुछ करते रहे। हाँ साहब, तो हो गया 20 नंबर वो आ जाना चाहिए। और लास्ट में सर बड़ी, आप क्या बात है बड़ी उदास लग रहे हैं सर, मिठाई खाइए सर, पैसा पकड़िए, थोड़ा सा उस सब चीजों में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिएगा, फिर बात आया ट्रेडिंग अकाउंट।
फिर कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, किस चीज से बनाना है, एमएस दुर्गा, एजोनिक, इतना इतना इतना, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, यही चीज मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे। ये फाइनल अकाउंट है और फाइनल अकाउंट में दो चीज बता रहा था ना, एक ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना और दूसरा बैलेंस शीट बनाना। तो बताया तो था, जो भी जिंदा चीजें हैं कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। जो भी खत्म हो चुका है, मर चुका है, कहाँ भेजेंगे, ट्रेडिंग पीएल में। यानी कि इनकम और एक्सपेंस हमेशा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग पीएल में। और एसेट्स लायबिलिटी वगैरह कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। कहानी खत्म। अब देखिए ना, इसमें पहचान, ये ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं, इसको मैं आपको बता दूंगा इन चीजों को। ट्रेडिंग अकाउंट में अब मैंने इस पे बताना है क्या, ये पूरा का पूरा आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और यही चीज है, आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। आपसे ज्यादा कठिन तो उन बच्चों को पढ़ना है, विथ एडजस्टमेंट पढ़ना है, क्लास 11th के बच्चों को। आपको तो विदाउट एडजस्टमेंट का आ रहा है। और मैंने बोला था ना, एक लाइन आपने सुना होगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजों को सिर्फ कहाँ भेजते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह भेजते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस को समझना जरूरी है। तो ट्रायल बैलेंस बताऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे एक और होगा, कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक कहीं दिया होगा। नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। फिर इसमें बात क्या हो, कैश इन हैंड एसेट्स है हमारा, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये सारा का सारा एक दिन का लेक्चर ये है। कभी आप एग्जाम देने अगर आप बाकी के जाते भी हैं तो 7 तारीख को आपका एग्जाम, सॉरी 6 तारीख को एग्जाम है और फिर 8 तारीख को एग्जाम है, 5 को है और 5 के बाद सीधे 8 को है। आपके पास टाइम गैप कितना है, 3 दिन का टाइम गैप है, यानी 6 और 7 तो पूरा एटलीस्ट बचा हुआ है। तो वो भी 2 दिन हमारा, इस 29 के अलावा 2 दिन और बच रहा है। तो उन 2 दिनों में एक काम करते हैं, इधर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ। 26 तारीख जैसे कल तो छुट्टी होगा, 27, 28, 29, ये 3 दिन में आपको, आपका कब एग्जाम, 30 तारीख को है कि नहीं है, 1 को है, यानी कि 30। हाँ सुनिए ना, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, प्लान मैं बता रहा हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के मत लीजिए, बैलेंस बना के रखिए, बेहतर ये होगा। तो आप एक काम करिएगा, हमारे पास 31 तारीख तक आप लगातार पढ़ लीजिए। इसमें मैं गारंटी बोल रहा हूं, 31 तारीख तक आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा, हर एक चीज, हर एक चैप्टर में खत्म कर दूंगा। हाँ 31 को आप 1 घंटे, ये चलिए 30 तक ही आप कर लीजिए। तो आपको 27, 28, 29, 30 4 दिन के इसके बाद के क्लासेस बच रहे हैं, उन 4 दिनों में सारा कवर कर देंगे। जो छूटा मोटा रहेगा हमारे पास है ना टाइम, उसके बाद बीच में उसमें क्लियर करेंगे। वैसे भरसक प्रयास होगा कि 4 दिन में हमारा, लेकिन उसके लिए भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कोई बात नहीं, उतना टाइम हम आपको, ऐसा थोड़े दिन रात काम है, अरे दिन रात का थोड़े काम है। सर लोगों से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि सर एक टाइम पे ऐसा टाइम हम लोगों का खराब मत कीजिए। आप लोग बोल दीजिएगा अगर कोई काम है सर तो 1 घंटे लीजिए हमसे, 1 घंटे में हमारा आप पूरा का पूरा क्लियर कर दीजिए, बाकी हम आपको पढ़ा देंगे। और लास्ट का जो 2 दिन बच रहा है ना, 6 और 7, उन 2 दिनों में आपके 2017 से लेके और 2022 तक के हर एक क्वेश्चन को मैं इवन पूरा बनवा के आपसे और बना के पूरा क्लियर कर देंगे। सबसे बेस्ट हम लोग के लिए प्लान यही है। कोई दिक्कत? क्या थैंक यू? हाँ थैंक यू। कहा ना नहीं, कौन बोला है 3 बजे से पहले छुट्टी कहां होने वाला है? उससे पहले आप लंच लीजिए, घूमना है आप जाके 5 मिनट अभी घूम के आ जाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप लोग ऐश करिए, हाँ जाना है जाइए, बैठना है बैठिए। हाँ हाँ वीडियो जाएगा, क्या है अभी घर पे जाके कौन भारत रत्न आपको भी मिलने वाला है? ना जाओ जाओ जाओ, बनाकर खा लेना तब जा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आगे चल के आपका पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट,